तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश की परावर्तन का मस्ट इम्पोर्टेंट ईवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है हम लोग का। सबसे पहला प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का यानी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो अवतल दर्पण में लोग पढ़े थे कि हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस। तो ये हो गया फोकस। और कहाँ रखा गया है? ध्रुव। फोकस और ध्रुव, ध्रुव ये हो गया ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु हो यहाँ, तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। आभासी, सीधा, ठीक है, और बड़ा भी बनता है। और दर्पण के पीछे इधर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, आभासी तथा उल्टा, तो ये गलत हो जाएगा। आभासी एवं सीधा, तो यही सही हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा है काल्पनिक एवं सीधा, ये दोनों सेम है। आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो देखिए, ये सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आभासी या काल्पनिक और सीधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वे मरीजों को दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न है हम लोग का, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, यानी दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र क्या पढ़े थे हम लोग? 1/v जोड़ 1/u बराबर होता है 1/1। तो देखिए, तो इसमें कौन है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/1। तो पहला ही सही है, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/1, और यह होता है दर्पण सूत्र। अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या होता है। तो केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं ना। गोलीय दर्पण के केंद्र कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसका मध्य बिंदु जो होता है यह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही था? P। अगले प्रश्न देखें। देखिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम लोग का, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर झुका हो, क्या हो? बाहर की ओर, तो उसी पे आप क्या बोलते हैं? उत्तल। देखिए बताए थे ना, उत्तल दर्पण जो होता है वह बाहर की ओर वक्रित होता है और अवतल दर्पण अंदर की ओर, अवतल। तो इसमें क्या पूछा है? बाहर की ओर दिया है ना, तो बाहर की ओर होगा तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा ऑप्शन है? सी सही है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है,
गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? एफ जो होता है वो r/2 होता है, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए r बराबर 2f हो जाएगा, यहाँ से निकाल लिया जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। अब यही संबंध दिया है r बराबर 2f, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? यानी हजामती दर्पण कौन सा होता है? हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं और इसी का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें छोटा छोटा दाढ़ी भी बड़ा दिखाई देता है, जिसे साफ करने में आसानी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी परावर्तन का नियम क्या बोलता है? तो हम लोग पहले ही बिना ऑप्शन के आंसर खोजिए। परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही तो है परावर्तन का नियम कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आई बराबर होता है आर का। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो अभी आया था ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या दुगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r जो होता है वो 2 गुना फोकस दूरी होता है, यानी 2 गुना 10 और कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर साइन के साथ ये देखें ना तो फोकस दूरी माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ -20 सेंटीमीटर ऑप्शन में खोज दीजिए। अगर माइनस नहीं है तो हम सही कर सकते हैं कौन? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगर साइन के साथ दिया गया हो तो माइनस में हम सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये ना कि ना पीछे देखने के लिए साइड मिरर ऐसे होता है कार के बगल में, तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? हमेशा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद कीजिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हम लोग का, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या देखिए दर्पण में हम लोग का 3 है, समतल, अवतल और उत्तल। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल में हमेशा कैसा बनता है? बराबर बनेगा। ठीक है, बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल में। उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण में बराबर भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या था? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए प्रश्न है कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तभी कहते हैं समतल दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बराबर प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमेशा नहीं होता तो इसका आंसर अवतल भी हो जाता, क्योंकि अवतल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं प्राप्त होता है। इसमें कभी कभी छोटा बनेगा, कभी बराबर बनेगा और कभी वस्तु से बड़ा बनेगा, और इसमें हमेशा कहा है, इसलिए इसका केवल आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? तो प्रकाश की जो किरण होता है पथ यानी उसके रास्ते को दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? चित्र को हम लोग नाम देते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं उसे? किरण आरेख। हम लोग पढ़े भी है, किरण आरेख खींचे भी है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणों के जो रास्ता को दर्शाया जाता है जिस चित्र के द्वारा, उसे हम लोग किरण आरेख बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए आ गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तो नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, तो इसका सही आंसर क्या था? काल्पनिक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आ गया, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है। बहुत ही बेसिक प्रश्न, हम लोग पढ़े कि प्रकाश की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सीधी रेखा में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, यानी अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखा जाए, वस्तु कहाँ रखा जा रहा है? यहाँ फोकस होता है ये, तो उसका प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहते फोकस से इधर लाइट जाएगा और इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर और यहाँ, यानी कहाँ जाकर मिलेगा? अनंत। तो देखिए वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो वक्रता केंद्र पर नहीं, मध्य बिंदु पर नहीं, अनंत पर, यही सही है। तो फोकस पर अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत पर, और वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ आएगा? फोकस पर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभी शायद आया था, वास्तविक नहीं, कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं, ये भी आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा किस में प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में, ये भी आ चुका है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न क्या है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बताया था अभी, अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या था? बी था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण पूछा है, तो उत्तल दर्पण में याद कीजिए हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। छोटा, आभासी, सीधा, तो बराबर आ गया, बराबर कभी नहीं बनेगा, वास्तविक कभी नहीं बनेगा, काल्पनिक और सीधा यही सही है, आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न,
अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बिंब का मतलब वस्तु, ठीक है। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर का वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के फोकस पर। तो वक्रता केंद्र पर नहीं, अनंत पर नहीं, ध्रुव पर नहीं, कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश जो है वह किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो देखिए बेसिक सा प्रश्न है कि प्रकाश ध्वनि तरंग तो नहीं होता है, प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक और ऑप्शन याद रखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग भी है, ठीक है ना। ये दोनों है, अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, तो अगला प्रश्न कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? यानी क्वेश्चन ये है कि दर्पण है और उस दर्पण के सामने कोई दर्पण है, उसके सामने कहीं भी हम वस्तु रखें, कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा कैसा है? सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा। तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो देखिए केवल समतल दर्पण, एक बात देखिए, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ केवल दिया है, हो सकता है आगे कोई और ऑप्शन दे। केवल अवतल, अवतल में तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता नहीं है, तो कभी नहीं होगा। अगला दिया केवल उत्तल, तो देखिए समतल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ए और सी दोनों सही है। तो देख लीजिए दिया है यहाँ तक, या तो वो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल, यानी ए और सी दोनों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी स्थित हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो देखिए यही आंसर दे दिया, समान आकार का। तो अवतल दर्पण के सामने एक ही जगह है जब वस्तु और प्रतिबिंब का आकार सेम होता है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ होना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी ऐसे प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग, ऐसे प्रतिबिंब बनता है, ऐसे देखिए, तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ रखा जाएगा? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित। देखिए आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ये हो गया हम लोग का गलत। उल्टा एवं आवर्धित, तो देखिए अब आवर्धित है तो ये भी क्या हो गया? गलत। सीधा एवं ह्रासित, ह्रासित का मतलब हो जाएगा छोटा प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सही। सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो देखिए फोकस दूरी दे दिया है यहाँ प्लस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो प्लस में होता है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है, ठीक है। और समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछा जाए तो अनंत। 3 प्रश्न याद कीजिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस यानी धनात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, ठीक है। तीनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आगे ना प्रश्न, तो धनात्मक किस दर्पण का फोकस दूरी होगा? उत्तल दर्पण। देखिए यही पर दिया है उत्तल दर्पण धनात्मक, ओके। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? अवतल दर्पण का ऑप्शन है, यहाँ देख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न क्या है,
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? तो अनंत फोकस दूरी किसका होता है? समतल दर्पण का। कहा गया समतल दर्पण ये वाला। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यही अंतिम प्रश्न भी है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी को कहीं कहीं लिखा होगा 3 गुना 10 की पावर 8। अब पावर 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, बाकी सब तो गलत हो जाएगा। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ सही है 3 गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, तो इसको देखना पड़ेगा ना, गलत हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यही बिल्कुल सही था, हम ही कंफ्यूज हो गए थे। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि निम्न में से किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? निम्न में से किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं? तो देखिए हम पढ़े थे कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। उत्तल दर्पण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी, क्योंकि यह प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। तो अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया है? अपसारी दर्पण, यानी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, है कि नहीं? और 42 नंबर है। निम्न में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण यानी अभिसारी यानी अवतल, अभिसारी यानी अवतल दर्पण। ऑप्शन क्या है? सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए तो प्रश्न है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, तुरंत बनाइए। हो गया दर्पण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आई, यानी आपतन कोण। और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण। ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो आपतित क्या था? आपतन कोण, या क्या होगा? परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। अगला प्रश्न देखें, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु, ये हो गया हम लोग का दर्पण, ये हो गया आपतन बिंदु। इस पर जो लंब डालते हैं उसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अभिलंब। अगला प्रश्न क्या है, देखिए तो खत्म हो गया। तो देखिए ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं आप लोग कि प्रतिदिन देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, प्रतिदिन फ्री में इसी प्रकार का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।